किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। क्वेश्चन, द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन ऑप्शन ए सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड लोड, ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज एंड लोड बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन, तो जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यदि मान लीजिए एक सिंपल वे पे हम डिज़ाइन करें यहाँ पर ट्रांसफार्मर को, ठीक, तो ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कि बेसिक हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग से देखें तो हमें ये पता है कि यदि ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में देंगे यहाँ पर, क्लियर, तो सप्लाई वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर करंट जाएगा। नाउ वी हैव करंट हियर एंड बिकॉज दिस नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर N इंटू आई की वजह से क्या बनेगा, MMF बनेगा, और उस MMF की वजह से इस ट्रांसफार्मर कोर में क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा। एंड एज पर द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर हमको ये मालूम है, वी विल कंसिडर द लो रिलेक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो सिंपल बेसिक वर्किंग से हमें मालूम है, ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, सप्लाई वोल्टेज देने से करंट जाएगा, करंट N इंटू आई से, करंट N इंटू आई से MMF बनेगा, देन वी हैव द फ्लक्स, ठीक है। अब तो आप यहाँ पर देखिए कि ये बोल रहा है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये मालूम है कि ये जो फ्लक्स आया MMF से, ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो फ्लक्स आया है, ये जो फ्लक्स आया है, दिस फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ दिस MMF एंड दिस MMF इज बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है, ठीक। और आई कैन से कि फ्लक्स जो है इस MMF की वजह से आया, MMF क्रिएट हुआ बिकॉज इस करंट की वजह से, ठीक है, एंड करंट बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, सो वी कैन से, so we can say कि this flux will depends on the voltage, clear, ठीक। और one thing more, जो हम ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक, जो सप्लाई वोल्टेज हम यहाँ पर दे रहे हैं, there will be some frequency of this voltage, so we'll say this is the F here। और जैसा कि हमको ट्रांसफार्मर की बेसिक वर्किंग से मालूम है कि ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस एज वेल, ठीक, क्लियर है। तो जो फ्लक्स रहेगा इट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
क्लियर क्लियर। ऑल्सो अदर वे, इन अनदर वे, जैसा कि ट्रांसफार्मर के बेसिक जो ईएमएफ इक्वेशन है, यदि हम वहां पे जाएं तो हमें मालूम है ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन विल बी गिवन एज 4.44, दिस विल बी फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर, ठीक है। सो देयर इंड्यूस्ड ईएमएफ will be a RMS quantity, clear, and this flux will be a maximum value, ठीक है, maximum value of the flux, ठीक, क्लियर, ठीक। तो यहां पर से यदि आप देखें तो यहां पर से यदि फ्लक्स का इक्वेशन हमें लिखना है तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स विल बी, वी कैन से फ्रॉम हियर दैट द फ्लक्स, राइट, वी कैन से दिस फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं E by F, क्लियर, ठीक। और वी कैन से दिस फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by F if the impedance drop will be neglected, though then we can say E will be V, ठीक है। तो यहां पर से भी आप देख रहे हैं और हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज and that depends upon the frequency, or you can say the flux, or you can say this flux will be directly proportional to this voltage and this flux will be inversely proportional to the frequency here, ठीक है। so due to this हम यहां बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स होगा, ठीक है, that depends upon the supply voltage and frequency, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द V by F रेशियो फिक्स्ड, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द कोर लॉस विल रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए डिक्रीजेस एंड रिमेन द सेम, option B increases and decreases, option C both remain the same, and option D remain the same and increases, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है if the applied voltage to a transformer primary is increased by keeping V by F ratio fixed, ठीक है। तो V by F ratio fixed, then the magnetizing current and the core loss will be, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक, आप देखिए यदि अगेन मैं यहां पर एक बेसिक वे पे ड्रॉ करूंगा ट्रांसफार्मर को, ठीक है, वेरी फास्ट, विल जस्ट इन ए बेसिक वे विल ड्रॉ ए ट्रांसफार्मर हियर, ठीक। अब आप देखिए यहां पर कि अब ट्रांसफार्मर की ये वो वाइंडिंग जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी साइड, और जिस वाइंडिंग से हम लोड कनेक्ट करेंगे उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी साइड, ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए सप्लाई हम यहाँ पे दे रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी साइड हियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देंगे, सप्लाई वोल्टेज विल बी AC, ठीक, हैव सम फ्रीक्वेंसी F, ठीक। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर देंगे तो दिस सप्लाई वोल्टेज से हमारा क्या होगा, यहाँ पर करंट आएगा। So now there will be a current, especially in the beginning of the case when there is a no load, so we'll get the no load current. The no load current have two components, magnetizing current, the core loss current. So we'll get the magnetizing current here, IM, and this IM will flows through this number of turns जो हमारा है प्राइमरी साइड में हम बोलेंगे तो उसको N1 बोल सकते हैं। दिस IM into N1, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से N1 into IM will give the MMF in the primary side, and due to this MMF we will get the flux, ठीक है। तो जैसे ही इस ट्रांसफार्मर में हमने सप्लाई वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज से नो लोड करंट आया, नो लोड करंट से मैग्नेटाइजिंग करंट आया, मैग्नेटाइजिंग करंट से MMF आया, N into IM, and then we have the flux in this transformer core, ठीक है, क्लियर है यहां तक का। अब आप देखिए बोल रहा है कि इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड, तो अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है
कि इफ द अप्लाई वोल्टेज, प्राइमरी का हम मान लेते हैं, प्राइमरी वोल्टेज को हम बोल देते हैं V1, ठीक है, क्या बोल देते हैं V1। तो अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड, तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज जो है V1, यदि हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इज इंक्रीज बाय कीपिंग द V/F रेशियो इज फिक्स्ड, तो V1 हम इंक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा V/F रेशियो होगा, ठीक है, तो दिस V/F रेशियो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फिक्स्ड। क्लियर, V/F रेशियो हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो बोल रहा है देन द मैग्नेटाइजिंग करेंट, तो जो हमारे ट्रांसफार्मर कोर में ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट का ऑकरेंस हो रहा है, एंड द कोर लॉस विल रिस्पेक्टिवली, अब इस ट्रांसफार्मर में जो भी कोर लॉस होगा वो क्या होगा, ठीक। तो अभी आप देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये नो लोड करंट का एक कंपोनेंट है, और नो लोड करंट हमारा किससे आ रहा है, ये वोल्टेज से आ रहा है, किससे आ रहा है, वोल्टेज से आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसी की वजह से फ्लक्स ट्रांसफार्मर कोर में आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही फ्लक्स का ऑकरेंस इस ट्रांसफार्मर में हो रहा है, और हमें मालूम है कि दिस फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F, दैट इज प्रोपोर्शनल टू V/F, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक, इंपॉर्टेंट। अब हम यहां पर देख रहे हैं एस गिवन इन द क्वेश्चन कि इवन यदि हम वोल्टेज V1 की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग द V/F रेशियो फिक्स्ड, तो जब V/F रेशियो फिक्स्ड होगा मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, दिस फ्लक्स विल ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक, और वी कैन से दिस विल रिमेन सेम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक, बिकॉज V/F रेशियो इज फिक्स्ड एज पर द क्वेश्चन, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड होगा, और फ्लक्स भी यदि फिक्स्ड होगा तो इसका मतलब Im भी क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि Im में देयर विल बी नो चेंज, Im में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सो इवन हम अप्लाइड वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में दे रहे हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बट चूंकि V/F रेशियो यहां पर फिक्स्ड है तो उसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उसमें भी कोई चेंजेस का ऑकरेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अब बोल रहा है कोर लॉस पे क्या होगा, द कोर लॉस विल रिस्पेक्टिवली, अब कोर लॉस को हमको मालूम है यहां पास, अब देखिए कोर लॉस, जो कोर लॉस होता है हमको ये मालूम है, दिस कोर लॉस इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज, क्लियर, कोर लॉस डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, एंड बिकॉज हमको ये मालूम है कि दिस वोल्टेज क्या हो रहा है यहां पर, देखिए दिस वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर ये बोल सकते हैं कि दिस वोल्टेज इज व्हाट, इंक्रीजिंग। अब यदि वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो व्हाट अबाउट द कोर लॉस, कोर लॉस भी क्या हो जाएगा यहां पर से बढ़ जाएगा, कोर लॉस क्या हो जाएगा यहां पर से बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, यदि हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे बाय कीपिंग द V/F रेशियो इज फिक्स्ड, सो देयर इज ए नो चेंज इन द मैग्नेटाइजिंग करंट, बट देयर इज ए चेंज इन द कोर लॉस, और कोर लॉस क्या होगा वहां पर इंक्रीज करेगा। तो इस ऑप्शन में हमें देखना होगा जहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा सेम बोल रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज सेम एंड द कोर लॉस इंक्रीजेस, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 400 by 230 volt single phase 50 hertz transformer is to be connected to a 25 hertz supply in order to keep the magnetization current at the same level in both the cases. The voltage at 25 hertz should be option A 230 volt, option B 460 volt, option C 115 volt, option D 65 volt.
तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए 400 बाय 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू ए 25 हर्ट्ज सप्लाई in order to keep the magnetization current at the same level. In both the cases the voltage at 25 hertz should be. ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग यदि हम जाएंगे तो लो वोल्टेज वाइंडिंग रेटिंग कितना डिफाइंड है यहाँ पर, दैट इज ऑफ 230 वोल्ट। ठीक है, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, इट इज 50 हर्ट्ज। ठीक, लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए 400 बाय 230 वोल्ट, क्लियर है ना। तो ये क्या है, दिस इज द हाई वोल्टेज एंड दिस इज द लो वोल्टेज एज पर द गिवन वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इन दिस केस। तो ये हमारा 400 वोल्ट हाई वोल्टेज, 230 वोल्ट हमारा लो वोल्टेज हो गया। सिंगल फेस 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू ए 25 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, क्लियर। In order to keep the magnetization current at the same level, in both the cases the voltage at 25 hertz should be. ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ बोल रहा है in order to keep the magnetization current at the same level. ठीक है, तो जब लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमने 230 वोल्ट का जो हमारा वाइंडिंग है, 230 वोल्ट को जब हमने कनेक्ट किया 50 हर्ट्ज से, ठीक है, क्लियर है। तो अब बोल रहा है कि उसको अब रिकनेक्ट कर रहे हैं तो बाय द 25 हर्ट्ज, किस में रिकनेक्ट कर रहे हैं, 25 हर्ट्ज में। ठीक है, क्लियर। सो इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजिंग करंट एट द सेम लेवल, अब कंडीशन बोल रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम लेवल इन बोथ द केसेस द वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज शुड बी। तो 25 हर्ट्ज पे हमारा वोल्टेज कितना होगा, बेसिकली हमारा बात हो रही है हमारा जो लो वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो जब लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमने 50 हर्ट्ज में कनेक्ट किया, अब वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको कनेक्ट करेंगे 25 हर्ट्ज से बाय कीपिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट सेम, तो हमें निकालना है वोल्टेज। ठीक है, अब जैसा कि हमको मालूम है मैग्नेटाइजिंग करंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेम। तो मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ट्रांसफार्मर में क्या आता है, फ्लक्स, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V बाई एफ। ठीक, तो जब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल रहा है कि कीपिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट एट सेम लेवल, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट सेम मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स है ये भी क्या होगा, ये भी हमारा सेम होगा। इसका मतलब जो ये V बाई एफ है ये भी क्या होगा, हमारा सेम होगा, और वी कैन से दैट विल बी कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि V बाई एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि V बाई एफ रेशियो जो है हमारा कांस्टेंट होना चाहिए यदि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करते हैं। पहले ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा था 50 हर्ट्ज में, अब ऑपरेट हो रहा है 25 हर्ट्ज में, तो हमें वोल्टेज रेटिंग को फाइंड आउट करना है, बट V बाई एफ रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है V बाई एफ कांस्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि IM हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, IM की वजह से फ्लक्स होता है, फ्लक्स डिपेंड करता है V बाई एफ रेशियो पे। अब चूंकि V बाई एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट है, ठीक, एज पर दी क्वेश्चन, तो अब V बाई एफ रेशियो हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन में डिफाइन 230 बाई 50 हर्ट्ज, यदि हम इसका V बाई एफ रेशियो निकालें तो इसका V बाई एफ रेशियो क्या आएगा, तो दिस विल बी गिवन एज 230 बाई 50, सो दिस विल बी गिवन एज 4.6, इतना ही होगा V बाई एफ रेशियो, दिस विल बी 4.6। क्लियर है, ठीक। तो 4.6 हमारा क्या होना चाहिए, 4.6 क्या चाहिए हमारा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। जब हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, 25 हर्ट्ज पे। ठीक है, क्लियर। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है वोल्टेज। तो यहाँ पर सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर
तो V बाई एफ रेशियो हम देखें तो V बाई एफ रेशियो शुड बी कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा 4.6। वोल्टेज हमको फाइंड आउट करना है V, फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन हुआ है यहाँ पर 25, कितना वेरिएशन हुआ है यहाँ पर 25 हुआ, तो हमें वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दिस विल बी गिवन एज 25 इंटू दिस विल बी 4.6, कितना हो गया ये, दिस विल बी 4.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 115 वोल्ट, कितना आएगा 115, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन सी 115 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 बाय 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट्स एट नो लोड एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज results in which of the following? Option A, increase of both eddy current and hysteresis losses. Option B, reduction of both eddy current and hysteresis losses. Option C, reduction of hysteresis loss and increase in eddy current loss. Option D, increase of hysteresis loss and no change in the eddy current loss. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 बाय 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट एट नो लोड एट 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज, दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडी करंट लॉस और बात हो रही है अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। सो हमें मालूम है so hysteresis loss we can define as, this is given as the Steinmann's constant, clear, so this will be the B max, ठीक, to the power x, this is given the F into volume of the magnetic material, right, ये हमको मालूम है। और eddy current loss will be given as K into, this will be the B max square, this will be the F square and this is the T square, thickness of lamination square, क्लियर है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रेटिंग डिफाइंड एट 220, तो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि दिस इज 220 बाय 240 वोल्ट्स, किस में ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज पे, क्लियर, और नो लोड पे बोल रहा है नो, दिस इज ऑफ 220 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि जब इस रेटिंग में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर, तो व्हाट अबाउट द एडी एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट वे होता है V बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट, V बाई एफ रेशियो कॉन्सेप्ट, तो उसकी वजह से डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए V बाई एफ रेशियो यदि हम इस रेटिंग का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दिस विल बी गिवन एज 220 बाय 50, सो दिस विल बी 4.4, सो दिस विल बी 4.4, ठीक है, क्लियर है। एंड हियर इफ विल फाइंड 220 बाय 40, इसका V बाई एफ रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी दी 5.5। तो आप देख रहे हैं 220 बाय 50 का जो V बाई एफ रेशियो आ रहा है 4.4 एंड 220 बाय 40 का कितना आ रहा है 5.5, मतलब V बाई एफ रेशियो यदि हम बात करें यहाँ पर तो V बाई एफ रेशियो is not constant, V by ratio is not constant as per the given parameters in the question, ठीक है। तो यदि V by F रेशियो हमारा कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन पर व्हाट अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस, ये क्या हो जाएगा, सो हिस्टेरेसिस लॉस वी कैन से दैट विल बी डायरेक्टली will be given as V to the power x and this will be given f to the power 1 minus x, इतना ही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये कैसे लिखा मैंने,
यहाँ पर से सिंपल है, बी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे बी मैक्स की जगह पर, ठीक है, क्लियर। एंड दिस स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्लियर। एंड दिस एक्स विल टेक ऑफ वैल्यूज, जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यू विल गेट दी टू द पावर एक्स इंटू एफ वन माइनस एक्स, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करें फॉर द एडी करेंट लॉस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब वी बाई एफ रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो इफ वी बाई एफ रेशियो इज नॉट कांस्टेंट देन एडी करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर पुट करेंगे, नाउ इफ विल पुट हियर बी में से जगह पुट करेंगे v बाई एफ, यू विल पुट हियर द v बाई एफ, so v square you will get k into v square by f square into f square into t square. So from here this f square will be cancelled out, this is constant, so this eddy current loss will be directly proportional to v square। यही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, कि जो एडी करंट लॉस होगा हमारा, ठीक है, एडी करंट लॉस, अब देखिए, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है दैट इज ऑफ द सेम अमाउंट 220 वोल्ट, यहां से देखते हैं, रेशियोज देखते हैं, 220 वोल्ट दिस इज सेम अमाउंट, ठीक, 220 वोल्ट दिस इज द सेम अमाउंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वोल्टेज। चेंजेस कहां पर हो रहा है? चेंजेस हो रहा है फ्रीक्वेंसी पे। चेंजेस किस पे हो रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। तो वोल्टेज तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? फिक्स्ड है। और एडी करंट लॉस बिकॉज V बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो चूंकि एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर केस, तो एडी करंट लॉस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो देयर विल बी नो चेंज इन द एडी करंट लॉस। अब आप ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है देयर इज ए नो चेंज इन द एडी करंट लॉस। डायरेक्टली देख के आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बट चूंकि ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है इन द केस व्हेन V बाई एफ रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशंस हो रहा है उसका कोई भी असर एडी करंट लॉस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द अदर लॉसेस? सो दिस हिस्टेरेसिस लॉस आप देख रहे हैं यहां पर दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक। मतलब आप देखिए यदि इसको मैं और सिंपली रिजॉल्व करूं यहां पर, सो आई कैन से दिस हिस्टेरेसिस लॉस also I can write this will be given as simply इसको मैं डिफाइन करूं यहां पर, तो this will be given as v to the power x, क्लियर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहां पर, this is given x and this is given the f, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन यहां पर ये मिलेगा, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। नाउ अभी देखिए, तो अब आप यहां पर देख रहे हैं, कि मैं कुछ यहां पर वैल्यूज पुट करूं, तो x की वैल्यू इफ कंसीडरिंग द ट्रांसफार्मर कोर ऑफ ए सिलिकॉन स्टील को, देन x वी कैन टेक द वैल्यूज अबाउट 1.6, ठीक। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो आई कैन से दिस हिस्टेरेसिस लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी गिवन एज v टू द पावर 1.6 टू द पावर f टू द पावर ऑफ 0.6, नहीं होगा, इतना ही होगा यहां पर से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दिस हिस्टेरेसिस लॉस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस हिस्टेरेसिस लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब आप देख रहे हैं यहां पर चूंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, पहले 50 हर्ट्ज थी, अब क्या हो गई 40 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर डिक्रीज हो गई। तो यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो व्हाट अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस? दिस विल बी इंक्रीजेस,
सो क्या होगा हमारा, द हिस्टैरिसीस लॉस विल बी इंक्रीजेस। क्लियर है? सो इन दिस पर्टिकुलर केस एज पर द गिवन क्वेश्चन the hysteresis loss will be increases and there is no change in the eddy current loss. Next question. A single phase transformer when supplied from 220 volt 50 hertz has eddy current loss of 50 watt if the transformer is connected to a voltage of 330 volt 50 hertz. The eddy current loss will be ऑप्शन ए 168.75 वॉट, ऑप्शन बी 112.5 वॉट, ऑप्शन सी 75 वॉट, ऑप्शन डी 50 वॉट। क्लियर है? तो बात हो रही है ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एडी करंट लॉस ऑफ 50 वॉट, ट्रांसफार्मर इज अगेन कनेक्टेड टू ए 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो एडी करंट लॉस क्या होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहां बोल रहे हैं, पहले केस में बोल रहा है वी है गिवन एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस केस में बात करें तो यहां पर एडी करंट लॉस कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 50 वॉट। क्लियर है? ठीक। सेकेंड केस में बोल रहा है कि नाउ इफ दिस ट्रांसफार्मर इज अगेन रिकनेक्टेड विथ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट अबाउट द एडी करंट लॉस। ठीक है, क्लियर है? तो अगेन दिस प्रॉब्लम रिलेट्स विद द लॉसेस, सो विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द बेसिस ऑफ V by F रेशियो। तो अब आप देखिए, यदि हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं, नाउ इफ विल फाइंड द V by F रेशियो फॉर द फर्स्ट केस, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज 220 by 50, सो दिस विल बी गिवन एज 4.4। ठीक है, क्लियर? एंड इन सेकेंड केस इफ विल गो फॉर द सेकेंड केस, तो V by F रेशियो यहाँ पे कितना होगा, दिस इज 330 by 50, सो दिस विल बी गिवन एज दी 6.6। ठीक है, दोनों का सेम नहीं है, यहाँ पर 4.4 है, यहाँ पे 6.6 है, मतलब वी कैन से मीन्स वी कैन से दी V by F रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। V by F रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, और V by F रेशियो यदि हमारा कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन पर एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन वी नो दिस वन। सो दिस आप देखिए यहां पर एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाता है, तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट हियर दिस WE1 बाय WE2 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इफ विल रिजॉल्व दिस वन। ठीक है, सो WE1 कितना है हमारा, एडी करंट लॉस इन द फर्स्ट केस इज 50, WE2 हमको निकालना है, V1 कितना बोल रहा है, दिस इज गिवन ऑफ 220, V2 कितना बोल रहा है, दिस इज ऑफ 330 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो वी कैन से this WE2 will be equal to what we can write from here, 0 0 cancel out, so we can write here this is 11 दूनी 22 11 दिया 33, so we can say here, so this will becomes how much, WE2, so this become the 50 into 9 divide by 4, इतना ही होगा दूंगा यहाँ पर से। ठीक है, क्लियर? So further if we'll solve this one, this will solve, so this we will get about, this will comes 112.5 watt. ठीक है, this will come around 112.5 watt. ठीक, क्लियर है? so इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that will be the option B. हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+
फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर, उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।